दोस्तों, कॉलेज लाइफ का एक अलग ही एहसास होता है। जब हम इससे आगे बढ़ जाते हैं, नौकरी करने लगते हैं, तब इसकी बहुत ज़्यादा याद आती है। जो लोग तो घर से कॉलेज आते हैं उनकी लाइफ तो बहुत ज़्यादा अच्छी ही रहती है, लेकिन जिनको किसी और शहर में पढ़ने के लिए जाना पड़ता है, हॉस्टल में रहना पड़ता है, कुछ परेशानियों का सामना ज़रूर करना पड़ता है। लेकिन क्या हो अगर उस हॉस्टल में आपके साथ भूतिया घटनाएं होना शुरू हो जाए। दोस्तों, यकीन कीजिए, इससे ज़्यादा डरावनी हॉस्टल की कोई भूतिया कहानी आपने नहीं सुनी होगी। आज की ये कहानी बहुत ही रोमांचक और डरावनी होने वाली है, जो आपको अंदर तक डरा देगी। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो दोस्तों, ये कहानी है रोहित की, जो कि कानपुर में पढ़ने के लिए आए हुए थे और यहाँ पर हॉस्टल में कमरा ढूंढ रहे थे और उन्हें कमरा मिल भी गया। यहाँ हॉस्टल के 3rd फ्लोर पर उन्हें कमरा मिला था और थोड़े ज़्यादा पैसे देकर वो ये कमरा खरीदना चाहते थे, क्योंकि जो नीचे वाले 2 फ्लोर थे वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी और उन्हें ये भी पता था भाई यहाँ रैगिंग भी होगी, भले ही कुछ होगी, थोड़ा बहुत तंग करेंगे, लेकिन उससे बचने का तरीका यही है कि 3rd फ्लोर पर कोई कमरा ले लो जहाँ सबसे कम कमरों में लोग रह रहे होते हैं, यानी कि वो बिल्कुल खाली हों, वहाँ कोई आएगा नहीं और वहाँ बचा जा सकता है। इसी के साथ थोड़ी शांति भी मिलेगी। कई बार हॉस्टल के जो कमरे होते हैं ना, साथ साथ कई जो साथी होते हैं, दोस्त होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। और जो रोहित थे उन्हें परेशान होना ज़्यादा पसंद नहीं था, रोहित को अकेला रहना पसंद था। फिर भी उन्हें अकेले को कमरा नहीं मिल रहा था, किसी ना किसी को अपने साथ रखना ही था। तो रोहित को एक लड़का मिल गया जो उसी की वो क्लास में पढ़ रहा था, उसका नाम था नीरज। अब रोहित नीरज के साथ वहीं पर एडजस्ट करने वाला था। जो नीरज था वो चाहता था नीचे कोई कमरा मिल जाए। अब 2 दोस्त जो थे वो आपस में रहने लगे थे एक कमरे में। जो नीरज था उसे किसी और के साथ एडजस्ट होने का मौका नहीं मिल रहा था। नीचे ज़्यादातर सीनियर थे और वो सीनियर से डर रहा था, भाई ये काम बहुत करवाएंगे, अपनी असाइनमेंट्स मुझसे करवाएंगे, तो मैं किसी नए लड़के के साथ एडजस्ट हो जाता हूँ, उसके कमरे में चला जाता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो नीरज रोहित के पास आ गया था। अब रोहित नीरज को नहीं जानता था कि भाई ये फ्रेशर है या ये भी पुराना स्टूडेंट है। वो अपना सामान रख रहा था, अब रोहित भी अपना सामान रख रहा। अब रोहित भी थोड़ा थोड़ा डर रहा था, नीरज भी थोड़ा थोड़ा डर रहा था, भाई ये कैसे होंगे, कोई लड़ाके तो नहीं, एक दूसरे के बारे में ये सोच रहे थे। सामान रखने के बाद दोनों ने थोड़ी बात करनी शुरू कर दी। इसके बाद अब बातें करते करते दोनों समझ गए कि दोनों फ्रेशर हैं और दोनों का स्वभाव बहुत ज़्यादा अच्छा, दोनों को बात करना बहुत ज़्यादा पसंद था। इस तरह उन्होंने एडजस्ट किया। अब ये पहली रात थी, 8 बजे। जो सीनियर थे वो एक डंडा लेकर ना, 3-4 सीनियर थे, ऐसे डंडा दरवाजे पर मारते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे। अब जो रोहित था उसने नीरज को कहा था, भाई दरवाज़ा लगा लेना है, बाहर सफाई कर देनी है, उसके बाद थोड़ी मिट्टी बिखेर देनी है, ताकि देखने में ये लगे कि भाई ये वाला कमरा तो खाली है। अब हमारे आसपास जितने भी कमरे हैं वो सब भी खाली हैं, नीचे वाले फ्लोर पूरी तरह से भरे हुए हैं, कोई यहाँ नहीं आएगा, चुपचाप रहना। इसके बाद वो डंडा लेकर दरवाजे को खटखटा रहे, जो भी है बाहर निकले। अब वो बाहर नहीं निकले, उन्होंने आसपास के दरवाजे भी खटखटाए, कोई नहीं था, उन्हें लगा ये भी खाली होगा, वो दोनों चुपचाप यहीं पर रहे। इस तरह पहले दिन तो वो बच गए थे। अब अगले दिन वो कॉलेज गए, वहाँ बातें चलने लगी कि भाई पहले दिन क्या क्या हुआ। जो फ्रेशर थे उस नई क्लास के, उन्होंने बताया कि भाई नीचे ना कपड़े उतरवा के कच्छे से उन्होंने नागिन डांस करवाया और वहाँ सभी लड़के थे, उन्होंने नागिन डांस किया। और उसके बाद जो सीनियर थे वो ज़्यादा बुरे नहीं थे, वो भी अच्छे थे, फिर उन्होंने भी डांस किया ताकि किसी को अनकंफर्टेबल फील ना हो। अब ये रैगिंग भी हो गई, एक तरह से दोस्ती भी हो गई, तो उन्हें ज़्यादा बुरा नहीं लगा था। वो खुद पर हंस रहे थे, उन पर भी हंस रहे थे। इस तरह से अब जो रोहित और नीरज थे उन्हें लगा यार ये तो थोड़े सीनियर सही हैं, मतलब ज़्यादा परेशान नहीं करते कि भाई बस मजाक करते हैं इकट्ठे होने के लिए, इससे दोस्ती भी हो जाती है और कहने को कि रैगिंग भी हो गई, भाई नए के साथ कुछ नया किया है। तो उन्होंने सोचा भाई आज ना सफाई कर देंगे और नीचे ना मिट्टी विट्टी नहीं बिखेरेंगे, ताकि किसी को ये ना लगे कि हम यहाँ पर नहीं हैं। उन्हें पता लगना चाहिए ताकि बाद में बड़ी परेशानी ना हो सकता है सीनियर हमसे ज़्यादा गुस्सा हो जाएं, बाद में पता चले, तो आज ना खुद ही जाकर बता देंगे कि भाई हम इस कमरे में रह रहे हैं। इस तरह से वो रात वो वहीं पर थे, 8 बजे पढ़ रहे और नीचे से जो डंडे लेकर वो जो सीनियर थे ना वो दरवाज़ा खटखटा रहे और नीचे से काफ़ी चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही, जैसे लड़के आपस में मजाक कर रहे हों या लड़ रहे हों या हंस रहे हों, ऐसी आवाज़ें आ रही। अब रोहित नीरज ने एक दूसरे की तरफ देखा कि भाई
अब वो सीनियर तो आ गए, अब क्या करें, उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, इन्होंने अंदर से आवाज़ लगा दी। फिर जब वो बाहर निकले उन्होंने कहा भाई कल भी यहाँ थे? उन्होंने कहा हाँ यहाँ थे। उन्होंने कहा कल क्यों नहीं निकले? तो उन्होंने बता दिया कि हम डरे हुए थे कि बहुत बुरा होगा, हो सकता है हमें पीटें या लड़ें। इसके बाद वो सीनियर उन्हें नीचे ले गए। अब उन दोनों ने नागिन डांस किया, सब देख रहे थे, बहुत ज़्यादा बेइज्जती हुई। बाद में उन्होंने बहुत मजाक किया, कुछ आर्म रेसलिंग की, कुछ कुश्ती की, किसी से नचवाया, किसी को वहाँ खेलने के लिए कहा, ऐसे बहुत कुछ हुआ। और 11 बजे तक नीचे बहुत ज़्यादा मस्ती हुई। शुरू में तो उन्हें बहुत ज़्यादा बेइज्जती महसूस हुई कि भाई कच्छे में नागिन डांस करनी पड़ रही है सबके सामने। बाद में हंसी मजाक चला तो दोस्ती सी हो गई। तो 11 बजे मस्ती करके वो हंसते खेलते 3rd फ्लोर की तरफ बढ़ते आ रहे। जब वो अपने कमरे पर पहुंच गए तो उन्हें लगा कि भाई अब कुछ चैप्टर पढ़ भी लेते हैं, अब मस्ती करते हुए तो बहुत टाइम हो गया, अब हो सकता है ऐसी मस्ती का टाइम रोज़ वो निकालें, तो उन्हें थोड़ा समझाना होगा कि पढ़ाई भी करनी है। इसके बाद जब वो किताब को पढ़ने की कोशिश कर रहे थे ना, ये जो हॉस्टल था ये 5 फ्लोर का था और उसके बाद छत थी, ऊपर टंकियाँ रखी हुई थी। अब वो 3rd फ्लोर पर थे। जब वो किताब लेकर पढ़ने लगे ना, छत से आवाज़ आई। ये आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई लोहे की चीज़ ना छत से घसीटी जा रही हो, ऐसे घसीटी जा रही हो, ची की आवाज़। अब नीचे से ठर्र ऐसे आवाज़ आई। वो छत की तरफ देखने लगे कि भाई ये क्या है, अब ऊपर कोई काम चल रहा है। उन्हें लगा कि ये बेड होगा जो घसीट कर एक तरफ ले जाया जा रहा होगा। ठीक है, ज़्यादा देर थोड़ी ना आवाज़ आएगी, हम पढ़ने में ध्यान देते हैं। अब वो पढ़ने लगे। पहले तो घसीटने की आवाज़ एक तरफ से आई, उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर से उसी तरफ से घसीटने की आवाज़ दूसरी तरफ। उन्हें लगा एक और बेड कर रहे होंगे। 15 से 20 मिनट हो गए। थोड़ी थोड़ी देर बाद एक घसीटने की आवाज़ आती, इस तरफ से घसीटने की आवाज़ आती इस तरफ तक। तो छत को वो घूरने लगे कि भाई इस तरह से तो पढ़ा नहीं जा सकता यार, 11:30 हो गए। वो थक भी चुके थे, अब पढ़ा नहीं जा रहा था। उन्हें लगा कोई परेशानी भी मोल नहीं लेनी है भाई, ऊपर सीनियर हुए तो क्या करेंगे भाई, फिर से नागिन डांस करवाएंगे कच्छे के समय, तो हम कुछ करेंगे नहीं, चुपचाप अब सो जाते हैं, कल पढ़ेंगे, कोई बात नहीं, वैसे भी थके हुए हैं। जो नीरज और रोहित थे वहाँ पर सो गए बातें करते करते। अगले दिन फिर से कॉलेज गए। अब कॉलेज जाकर नए नए दोस्त बनाए जा रहे थे, कुछ जो उसी हॉस्टल में रह रहे थे, कुछ जो अलग हॉस्टल में रह रहे थे। शाम को घूमने का प्लान बनाया हुआ था। जो रोहित था वो ज़्यादा अमीर परिवार से नहीं आता था और कुछ जो पैसे बचाकर उसने ये खास तौर पर खाली वाला कमरा लिया था, तो उसके पास अब खर्चा करने के लिए भी पैसे नहीं थे। और जो नीरज था वो उससे भी ज़्यादा गरीब परिवार से था, तो उसके पास तो बिल्कुल पैसे नहीं थे। वो बाहर किसी ठेले पर जाकर भी नहीं खाना खाता था भाई, उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। पिता ने जितने पैसे थे वो हॉस्टल के इस कमरे में लगा दिए थे, बाकी पढ़ाई में लगा दिए थे। उससे मिन्नतें भी की थी कि भाई देखो बाहर मत खाना, खर्चा मत करवाना हमारा, मैं तुम्हारा बाप बहुत गरीब हूँ, जो दे सकता हूँ वो दे रहा हूँ, तो एडजस्ट करना। तो नीरज की आदतें अच्छी थी, वो बाहर खाना पसंद भी नहीं करता था। जो मिल रहा है भाई वही खाएंगे जो मेस से मिल रहा है। अब यहाँ रात को कोई रैगिंग वैगिंग नहीं होने वाली थी। पास में मेला लगा हुआ था, काफ़ी ज़्यादा ठेले लगने वाले थे, सब वहाँ घूमने का प्लान बना रहे थे। रोहित और नीरज ने सोचा कि हम तो जा नहीं सकते भाई, किसी दोस्त ने अगर वैसे ही कह दिया ना कि आज पार्टी इसकी तरफ से, तो भाई बहुत शर्मिंदगी होगी, ये में तो पैसे ही नहीं है। अगर कोई एक दोस्त भी हम दोनों के साथ आ गया और कहने लगा खाएंगे कुछ, एक को खिलाने के भी पैसे नहीं है, तो उन्होंने सोचा भाई शर्मिंदा होने से अच्छा है कि नहीं जाएंगे, हॉस्टल में रहेंगे। अब ये 9 बजे के करीब वो हॉस्टल में थे। 8 बजे से 9 बजे तक वो पढ़ रहे थे आराम से, दरवाज़ा लगाकर। कोई ऊपर नहीं आया आज, किसी ने डंडा नहीं खड़काया, कुछ नहीं किया, सभी वहाँ गए हुए थे। 9 बजे घिसटने की आवाज़ फिर से वैसी जैसे छत से आ रही, और दोनों गुस्से में ऊपर देख रहे। भाई ये कौन है, ये कौन सा सीनियर है जो यहीं पर है यार, ऊपर कर क्या रहा है, कौन सा बेड ये घसीटे जा रहा है, घसीटे जा रहा है। अब 10-15 मिनट, कम से कम 8 से 9 बार वो आवाज़ आई थी। बार बार हर मिनट बाद जैसे कोई चीज़ घसीटते दूसरी तरफ रख देता और फिर से जैसे उठाकर दूसरी तरफ रखता और वहाँ से घसीटता। इस आवाज़ ने थोड़ा सा उन्हें परेशान कर दिया और उन्हें लगा कि भाई अब सीधा ऊपर जाएंगे, कोई सीनियर हुआ लड़ेगा, इससे अच्छा ये है कि नीचे ना हम जो हॉस्टल सुपरवाइज़र है उससे बात करेंगे, या ऐसा करते हैं वार्डन से बात करेंगे, कोई ना कोई तो होगा ना उनमें से जो हमारी मदद करेगा। तो वो दोनों नीचे गए। इसके बाद वो रिसेप्शन के करीब जो बाहर बना हुआ था ना, वहाँ पर पहुँचे। वहाँ वो देखकर हैरान थे कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, सभी तो मेला देखने गए हैं। उन्होंने कहा हम नहीं मेला देखने जाएंगे, हम यहीं रहने वाले हैं। फिर उन्होंने पूछा कि नीचे क्यों आए हो, अब बाहर जाने का कोई प्रोग्राम है तो लिख कर जाओ, साइन करके बाहर जाओ। उन्होंने कहा साइन नहीं करेंगे, हम यहीं रहने वाले हैं, एक प्रॉब्लम थी जो बतानी है। उन्होंने अपने जो कमरा था उसका नंबर बताया कि ये हमारे कमरे का नंबर है, हमारा 3rd फ्लोर है।
अब ये सुनते ही जो वार्डन और सुपरवाइज़र एक साथ बैठे हुए थे ना, वो दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। वो काफ़ी डरे हुए थे, जैसे सहमे हुए और जैसे बात छिपाने की कोशिश कर रहे। और यहाँ रोहित कह रहा कि आवाज़ें आ रही हैं छत से। अब छत वालों को बताइए कि ये आवाज़ें करना बंद करिए। देखो रात को ना 1 घंटे तक, आधे घंटे तक ये आवाज़ें करते हैं, हमें पढ़ने में परेशानी होती है, ऐसे काम नहीं चलने वाला, आपको कहना होगा। इसके बाद जो वार्डन सुपरवाइज़र थे एक दूसरे की तरफ देखते रहे और फिर कहने लगे कोई बात नहीं, हम देखते हैं, अब हम ऊपर जाकर आते हैं, उन्हें कह देंगे कि आवाज़ नहीं करें, उसके बाद तुम्हें बता देंगे हम। अब ये कहकर उन्होंने रोहित और नीरज को ऊपर भेज दिया। इसे सही भाषा में कहा जाता है गोली देना, यानी कि वैसे ही बहाने बना देना, करने वाले वो कुछ नहीं थे। इसके बाद वो ऊपर चले गए। 15 मिनट तक आवाज़ें आती रहीं घिसटने की। अब काफ़ी वो तंग हो गए, उन्हें लगा अब कहा तो है, वो भी बात कर रहे होंगे, हो सकता है ऊपर झगड़ा हो रहा हो, वो मान नहीं रहे हों, वो सीनियर होंगे ना। इस तरह वो घसीटने की आवाज़ें आती रहीं। वो आधे घंटे 45 मिनट तक बहुत ज़्यादा परेशान रहे, किताबें रख दी, वो चिढ़ चुके थे। उसके बाद वो आवाज़ें बंद हो गई तो उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया कि हाँ ठीक करवा दिया, झगड़ा किया होगा फिर ठीक करवाया, या उन्हें काम हो, वो देर से आए हों। आधे घंटे तक आवाज़ नहीं आई। 10:30 या 11:15 के बाद 2-3 बार फिर से आवाज़ आई और फिर से वो चिढ़ गए, भाई यार ये करते क्या हैं, बहुत परेशान करके रखा हुआ है। इसके बाद ये सिर्फ एक परेशानी नहीं थी जो आज उन्हें नज़र आई, एक और परेशानी थी जो उन्हें अब पता लगी थी। जब वो बाथरूम जाते ना, ऊपर जो छत थी ऊपर वाले फ्लोर की, यहाँ जो बाथरूम थे वो एक के ऊपर एक बाथरूम ऐसे बने हुए थे, इधर कमरा इधर बाथरूम, बाकी भी कमरे बाथरूम, यानी हर कमरे के ऊपर कमरा, हर बाथरूम के ऊपर बाथरूम, ऐसे ये 5 मंजिला इमारत थी हॉस्टल की। तो जो उनका बाथरूम था ना, उसके ऊपर एक तरफ छत से ना एक बूंद जैसे पानी टपकता रहता। ऐसा लग रहा था जैसे ऊपर कोई पाइप लीक कर गई होगी। ऊपर वाला जो बाथरूम होगा वहाँ पानी या रुका हुआ होगा, जिस कारण नीचे जो पानी की बूंदें टपकती रहती हैं। और ये जो पानी की बूंदें टपका करती थी ना, ये टॉयलेट सीट के ऊपर टपका करती। और कई बार जो पहली रात थी वो काफ़ी ज़्यादा डरे थे। जब रोहित वहाँ टॉयलेट करने के लिए बैठा हुआ था ना, तो अचानक उसके सर पर बूंद गिरी थी। तो पहले तो उसे पता नहीं लगा, मोटे मोटे तो जैसे छत से बाल बनाए हुए थे, छत्ता बनाया हुआ। अब बूंद गिरी थी उस पर, तो पहले वो हिल गया, भाई किसने ऐसे पोक किया, जैसे बालों पर पोक किया हो। वो ऐसे डर के देखने लगा कि किसने पोक किया, अब ये तो बाथरूम छोटा है, यहाँ कौन आ सकता है। फिर दूसरी बार बूंद गिरी, 2-3 बूंदें गिरी। जो उसने छत्ता जेल लगाकर बनाया हुआ था ना, उसे बूंद जो ऐसे टपक के माथे पर आई, फिर उसे पता लगा ये पानी है। और फिर उसने अपना जो थोपड़ा ऊपर की तरफ किया तो ऊपर बूंदें लटकी हुई थी छत पर, फिर एक एक करके ऐसे गिर रही, हर 1-2 मिनट में एक बूंद गिरती। तब उसके समझ में आया कि भाई कौन है यहाँ पर जो ऐसे पोक कर रहा है। कभी यहाँ गिरती थी बूंद, कभी यहाँ गिरती थी, अब छत्ते के यहाँ गिरी थी तो ऐसे लटकी। तब पता चला कि ये पानी है जो ऊपर से गिर रहा है। अब जो रोहित था इसके बाद सोचने लगा था, भाई ऊपर तो लीकेज है, लेकिन कितनी ज़्यादा लीकेज होगी, थोड़ी होगी ना। अब ये पानी ठीक करवाएंगे, ऊपर वाले भी कंप्लेंट करेंगे, हम नहीं करेंगे। जो कंप्लेंट करेगा उसके बाद उससे पूछताछ होगी, क्या किया तुमने, तो नहीं किया, ये नहीं किया। और अगर हमने कंप्लेंट कर दी, ऊपर वाले सीनियर हुए, उन्हें खर्चा करना पड़ेगा, कुछ तोड़ ना दिया हो, फिर वो हमारे पीछे पड़ जाएंगे कि भाई इन्होंने कंप्लेंट की। तो चुप रहो ना, एक एक बूंद गिरती है, हमें कौन सी परेशानी होने वाली है। बाथरूम में कोई परेशानी नहीं, कोई सीलन ज़्यादा आ नहीं रही है। तो पहले दिन उन्होंने ज़्यादा परेशानी मोल नहीं ली। अब ये पानी की बूंदें थी ना, बार बार लटका करती थी, गिरा करती थी उस टॉयलेट सीट के ऊपर। अब उन्हें लगने लगा था कि भाई टॉयलेट करने में परेशानी हो रही है, यार वार्डन को ये भी कहना होगा। अब आवाज़ों के बारे में ही हम कहते रह गए। इसके बाद वो रात भी ऐसे ही निकल गई थी, वो सो गए, पढ़ नहीं पाए। जो अगला दिन था कॉलेज में, वो कुछ साथियों को ऐसा कह रहे थे, यार ऐसे पानी गिरता है और आवाज़ करता है, कंप्लेंट कर सकते हैं ना, वो कुछ करेंगे या ऐसे ही हैं। उन्होंने कहा यार वो सुपरवाइज़र वो तो पूरा शराबी है। अब जैसे ही 11 बजते हैं ना, वो अपना एक पौआ, जैसे कहते हैं आधे से भी क्वार्टर, वो क्वार्टर लेकर आता है और उस क्वार्टर को लगाकर भाई टुन्न होकर एक तरफ बैठ जाता है। ना तो ज़्यादा बदबू आती है उसके मुंह से कि शराब पी हुई है, लेकिन वो एक तरफ ना सुन्न होकर बैठा रहता है और बस मुस्कुराता रहता है। अब वो दोनों ऐसे ही हैं, वो क्वार्टर पीकर ना एक तरफ पड़े रहते हैं ताकि किसी को बदबू ना आए, कोई सीनियर वहाँ पर आ भी जाए तो मुस्कुराते रहते हैं। लेकिन अगर आपको कोई परेशानी हो ना, आप बताएं कि रात को मुझे ये परेशानी हो रही है, भाई लाइट चली गई है, ठीक करवा दो, ये कर दो, तो वो मुस्कुराते रहेंगे। वो बस एक दूसरे की तरफ देखते रहेंगे, काम कुछ नहीं करते, पूरे निठल्ले हैं, दिन के वक्त काम करते हैं, रात को तो पियक्कड़ हैं। वो क्वार्टर पीकर वहाँ पर पड़े रहते हैं, बस आंखें खुली रहती हैं उनकी। अब उन्हें लगा कि भाई जो कंप्लेंट की थी इसका मतलब उन्होंने ऊपर जाकर कुछ नहीं किया,
हमें लग रहा था कि ऊपर वाले अड़ियल होंगे, लेकिन उन्होंने तो बात की ही नहीं होगी। ऐसा करेंगे, अब रात को बात नहीं करेंगे। ये 9-10 बजे पीते हैं ना, पहले पहले बात कर लेंगे और पहले पहले कह देंगे कि ये परेशानी है, हमें ठीक करके दो। अब जो रोहित और नीरज थे वो दोनों आ गए नीचे। अब ये रात का समय, 8 बजे का समय। अब नीचे माहौल बनने लगा था वो सीनियर का, वो नागिन डांस वाला नीचे माहौल बन रहा। अब वो भी कुछ नहीं कहते थे क्योंकि सभी की सहमति होती थी, वो अपना एंजॉय करते थे हॉस्टल के अंदर। जब कोई कंप्लेंट ही नहीं करेगा तो वो एक्शन क्यों लेंगे। अब जो जूनियर थे वो भी एंजॉय किया करते थे कि भाई सीनियर से दोस्ती हो गई है, इसीलिए वो अपना माहौल बना रहे थे। उस तरफ कोई आग जला रहे, लकड़ियाँ ले रहे, कुछ अजीब अजीब साज कुछ करने वाले थे। तो यहाँ पर रोहित और नीरज अब जो वार्डन और सुपरवाइज़र थे उससे बात करने लगे कि देखिए आवाज़ आ रही है, आपने कुछ किया नहीं, वो आवाज़ें फिर से कल आती रही, हम पढ़ नहीं पाए, अब हम क्या करें। तो उन्होंने कहा अच्छा ऊपर से आवाज़ें आ रही हैं, तुमने बताया क्यों नहीं, पहले बताते तो हम पहले ठीक कर देते। उन्होंने कहा कल आपके पास आए तो थे। उन्होंने कहा नहीं तुम तो नहीं आए, हम यहाँ पूरी रात रहते हैं, आए ही नहीं। अब ये दोनों वही थे, ये अपनी कंप्लेंट उनके पास करके गए थे। अब पता चला भाई ये तो पियक्कड़ हैं, भूल भी जाते हैं, कल हम कंप्लेंट करके गए, इन्होंने कुछ नहीं किया। इसके बाद उन्होंने कह दिया, लेकिन अब उन्होंने पी हुई नहीं थी, उन्हें कुछ ध्यान नहीं था। लेकिन जैसे ही इन्होंने बताया ना कि रूम नंबर कौन सा है, इन्होंने अपना रूम नंबर बताया और बताया कि इसके ऊपर वाला रूम नंबर कौन सा होगा। ऐसे इन्होंने कहा और वो दोनों घबरा गए, वो दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। अब यहाँ पर नीरज और रोहित फिर से भाई ये क्या कर रहे हैं, ये नंबर सुन के ऐसे हैरान से क्यों हो जाते हैं। उन्होंने पूछा क्या हुआ, ऊपर कोई सीनियर है जो रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि ऊपर कुछ कमरे तो हैं जहाँ पर कुछ रहते हैं जिन्हें अकेले रहना पसंद है, कोई बीच बीच में कमरा लिया हुआ है। लेकिन अब जो ऊपर है उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं रजिस्टर में कौन है, हम परेशानी का हल कर देंगे। इसके बाद अब जो रोहित और नीरज थे ऊपर चले गए। इसके बाद उन्होंने 10 बजे तक इंतज़ार किया। अब 10 बजे तक वहाँ कोई नहीं आया। अब कोई सीनियर भी नहीं आया था कि नीचे आ जाओ, रैगिंग होनी है। अब शायद उनकी दोस्ती हो गई होगी कि बुलाने की ज़रूरत नहीं है, जिसे नीचे ये हंसी मजाक करना है वो आ जाए, जिसे पढ़ना है वो पढ़ता रहे। इस तरह वो नीचे गए ही नहीं, उन्हें लगा कि पढ़ने का मौका है, 10 बजे तक आराम से पढ़ते रहे। फिर किसी ने दरवाज़ा खटखटाया, उन्हें लगा कि भाई सीनियर आ गया, चलो जी अब वो मोटे वाले कच्छे पहनो, अब नीचे चलते हैं, अब नीचे जाके नागिन डांस का समय हो गया है। जैसे उन्होंने दरवाज़ा खोला, ये एक नाटे से कद का एक लड़का था। अब वो लड़का उनकी तरफ देखकर जैसे हाथ जोड़कर कहने लगा, भैया मैं अंदर आ सकता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है अंदर आ सकते हो। फिर उन्होंने पूछा कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तो उसने कहा यार वो मेरा कमरा आगे है, तो मेरा जो साथी है ना वो सिगरेट पीता है और मुझे सिगरेट से एलर्जी है, बहुत ज़्यादा सिगरेट पीता रहता है। और भैया आपके यहाँ तो काफ़ी जगह है ना, मैं नीचे ज़मीन पर सो जाऊँगा, आज मुझे यहाँ सो लेने दीजिए। उन्होंने पहले कहा कि नीचे वार्डन को कंप्लेंट करो। उसने कहा नहीं भैया वो थोड़ा सा ना सीनियर भी है मुझसे और थोड़ा गुस्सैल भी है, और अगर नीचे पता चल गया ना कि सिगरेट पीता है भैया मुझे बहुत पीटेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है यार लेकिन परेशान मत करना। उसने कहा नहीं भैया परेशान नहीं करूँगा, एक तरफ मैं सोया रहूँगा, देखो मैं नीचे चटाई लेकर आया हूँ, नीचे सो जाऊँगा, आपको परेशान नहीं करूँगा। उन्होंने कहा ठीक है यार अब इसकी एक दिन मदद कर देते हैं, ठीक है तू आ जा। उन्होंने तब नीचे चटाई बिछा दी। उसके बाद वो पढ़ने लगे और वो जो नाटा सा लड़का था वो नीचे लेटा हुआ अजीब अजीब सी बातें किए जा रहा, यानी मजाकियाँ बातें किए जा रहा। अब बार बार उन्हें हंसाए जा रहा और उनका भी एंटरटेनमेंट हो रहा था, पढ़े भी जा रहे थे। अब जो नाटा लड़का था ना वो उनसे सीनियर था, इसीलिए जो वो बातें करते ना ये टॉपिक में ये क्या है यार, ये प्रोफेसर ने सही से समझाया नहीं, तो वो नाटा लड़का बोल देता, इसका मतलब तो ये है ना, ये ऐसे है। इस तरह से उससे फ़ायदा भी हो रहा था भाई, कुछ चीज़ें वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे, वो बता रहा था, ऐसे उनमें बातें होने लगी। उसके बाद काफ़ी समय तक ऊपर से आवाज़ नहीं आई और उन्हें लगा अब ऊपर से जो भी है ना वो आवाज़ नहीं करेगा। लेकिन 10:30 बजे ऊपर से घसीटने की आवाज़, फिर से घसीटने की आवाज़, वैसी ही आवाज़। अब जो नीरज और रोहित थे ना वो उस लड़के को कहने लगे यार ऊपर कौन है जो इतना परेशान करता है, भाई 2 बार कंप्लेंट कर दी, अब क्या करें, वो वार्डन कुछ कर ही नहीं रहे। तब उस नाटे से लड़के ने कहा कि वो तो अपना क्वार्टर पी के पड़ गए होंगे, अब उन्होंने एक कोशिश तो की होगी, बाकी शायद तुम्हें करना होगा। अब वो दोनों सोचने लगे हम और क्या कर सकते हैं कि अगर ऊपर कोई सीनियर हुआ फिर
उससे झगड़ा मोल नहीं लेंगे भाई, ये सीनियर यहाँ के काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, हम किसी से झगड़ा करना नहीं चाहते, जो हैं अभी कर रहे हैं वो सही है। अगर कोई गुस्से में आकर हमें ज़्यादा परेशान करने लगा फिर हमारी परेशानी बढ़ जाएगी, और हम कोई अमीर नहीं है जो हॉस्टल को छोड़ के कहीं और कमरा ले लेंगे, हमारे लिए ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। तब वो लड़का कहने लगा कि कोई बात नहीं, मैं संभाल लूँगा। लेकिन इन्हें लग रहा था कि भाई ये भी वैसे दोस्तों में है जो कहते हैं ना, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, तू जा, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, और वो वहीं खड़े रह जाते हैं और सामने वाले की पिटाई हो जाती है। इन्हें लग रहा था ये कह रहा है मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, और बाद में जब हम पिटेंगे ना ये खड़ा रह जाएगा, वहाँ जहाँ था वहाँ खड़ा रह जाएगा, हम पिटेंगे। तो इसकी बातों पर ज़्यादा यकीन नहीं करना, तू सोया रह। अब उन्होंने देखा कि जो बाथरूम से बूंद के टपकने की आवाज़ थी ना वो अब कमरे तक आने लगी थी। अब पहले तो बूंद थी कभी कभी टपकती थी, ठीक है, 1-2 मिनट में एक बार बूंद टपका करती थी, थोड़ा पानी था। अब ये जो बूंदें थी ये हर 3-4 सेकंड में टप 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 टपकने लगी थी। और जब रोहित बाथरूम गया था, टॉयलेट गया था, भाई सर पर टप 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 बूंदें गिरे जा रही, और वो इससे बहुत ज़्यादा परेशान। उसे लग रहा था भाई इस तरह तो कपड़े गीले हो जाएंगे, जब तक कार्यक्रम पूरा होगा तब तक कपड़े गीले हो जाएंगे, बूंदें टपकती रहेंगी, तो मुझे फिर से टॉवल लेके साफ करना होगा। तो उसे लगा यार परेशानी तो बढ़ रही है। अब वो जब अपने बेड पर लेटा हुआ तो उसने ध्यान दिया जो उसका जो कमरा था ना उसके ऊपर भी काले रंग की सीलन, अब ये सीलन कहें या काई सी आई हुई थी। अब पहले सफ़ेद रंग की काई होती है जब थोड़ी सीलन हो, जब सीलन बढ़ जाती है काले रंग की काई होती है। अब ये जो काले रंग की काई होती है ना दीवारों पर छत पर जब आ जाती है, कहते हैं कि काई सफ़ेद रंग की इंसानों के लिए खतरनाक नहीं होती, काले रंग की जो काई होती है ना खतरनाक होती है, जहरीली होती है वो। अगर इस काई को ऐसे जीभ पर लगाया जाए तो इन्फेक्शन हो सकता है, जहर होता है उसमें। अब ये जो काई होती है जब सूखती है तो हवा में निकलती है, ठीक है, फिर वहाँ कमरे में हम सांस लेंगे तो परेशानी होगी। ये बात का रोहित को पता था। उसने कहा भाई ये काई सफ़ेद सफ़ेद सी आने लगी है, और पहले दिन थोड़ी थोड़ी काई थी, शायद हमें लगा छत से थोड़ी सीलन होगी, चलो कोई बात नहीं, ऐसा हॉस्टल में होता है। आज यार बीच में काले धब्बे पड़ने लगे हैं। अब जो नीरज था उसने कहा हाँ यार ये काले धब्बे पड़ रहे हैं। इसके बाद उन्हें लगा चलो कोई बात नहीं, इसके बारे में भी वार्डन को बताने की कोशिश करेंगे। अब इस तरह से ये जो ऊपर से आवाज़ें थी ना ये अगले दिन भी आ रही थी, और वो जो लड़का था फिर दूसरे दिन चटाई लेकर आ गया, भैया सो जाऊँ। अब उन्होंने कहा यार अब मना भी क्या करें, ये कोई चीज़ मांगने थोड़े ना आ रहा है। फिर उन्होंने कहा यार हमारी प्राइवेसी भी थोड़ी सी है। उसने कहा भैया देखो वो सिगरेट पीते हैं, बस सोने दीजिए ना। उन्होंने कहा चल यार अब 11 बज गए तो सोकर सुबह सुबह निकल जाना। उसने कहा ठीक है मैं सुबह खुद ही निकल जाऊंगा। पहले दिन भी वो खुद ही चुपचाप चटाई लेकर निकल गया, ये उठे भी नहीं थे, पहले ही खिसक लिया। आज भी वो यहीं पर सो रहा था। जो ऊपर वाले धब्बे थे वो काले काले बड़े बड़े हो गए थे। अब जो काई थी वो बुरादा बनकर नीचे झड़ रही थी, साफ दिख रहा कि वो कण थे ना हवा में थोड़े थोड़े नीचे गिर रहे। अब ये जो काली काई होती है ये इन्फेक्शन करती है भाई, जब सांस बार बार उस जगह पर लेंगे ना आप तो बीमार हो सकते हैं। उन्हें लगा यार अब कुछ तो करना होगा। अगले दिन सुबह सुबह उन्होंने कंप्लेंट की सुपरवाइज़र को, वार्डन को, भाई भैया ये नंबर है कमरे का, कुछ तो कर दो। वो एक दूसरे की तरफ घबरा कर देखने लगे। अब इन्हें लग रहा था कि ऊपर कोई सीनियर होगा, हो सकता है ये डरते हों। अब परेशानी हमारी है। उन्होंने कहा हमें कमरा चेंज कर दो। उन्होंने कहा कमरा नहीं चेंज हो सकता, यहाँ खास रूल है कि जो कमरा अलॉट हो जाए ना, बड़ी परेशानी नहीं है तो 6 महीने तक कमरा चेंज नहीं किया जा सकता। बच्चे जानबूझकर कमरा चेंज करते हैं, कोई भी कारण हो सकता है, इसीलिए कमरा चेंज 6 महीने से पहले नहीं होता। अब वो फंस चुके थे भाई, करें तो करें क्या। अब उन्हें लगा कि चलो कोई बात नहीं, अब ऊपर जाकर ना प्यार से बात करेंगे, जो भी सीनियर होंगे कि भैया ऐसे हो रहा है, अगर हमारी थोड़ी मदद कर दो, शायद वो भी मदद कर देगा। इसके बाद रात के 10 बजे जब खींचने की पहली आवाज़ आई ना, वो तैयार हो गए। जैसे ही दरवाज़ा खोलकर बाहर जाने वाले थे, वो लड़का चटाई लेकर पहले से बाहर खड़ा, वो मुस्कुराता हुआ, भैया आ जाऊँ। अब उसे देखकर रोहित और नीरज पहले से चिढ़े हुए थे, क्योंकि वो सोना चाहते थे, आज पढ़ना नहीं चाहते थे। अब ऊपर से आवाज़ें आ रही हैं, टप टप की आवाज़ें। वो जो काली काई थी ना वो पूरी तरह से काली हो गई थी। छत तो ऐसा लग रहा था भाई छत गल जाएगी, गिर ना जाए, ऐसे काली हो रही है। अब उन्हें लगा यार ये परेशानी कम थी, अब ये चटाई लेके आ गया, मुस्कुरा रहा है सामने से। उन्होंने कहा नहीं यार आज नहीं, आज हम देख दरवाज़ा बंद करके यहाँ से जा रहे हैं। तो वो मुस्कुराता हुआ, भैया जी आने दीजिए ना, भैया यहाँ दरवाजे के आगे सो जाऊँ, दरवाजे के आगे मैं सो जाऊँगा फिर। उन्होंने कहा यार ये बड़ी परेशानी है, अब हम ऊपर जाकर बात करने वाले हैं और इसे अंदर सुला भी नहीं सकते। भैया कुछ उठा कर ले गया और हमें तो ये भी पता नहीं ये उसी कमरे से आया है या नहीं, या किसी और कमरे से तो नहीं आया, किसी सीनियर ने तो नहीं भेजा।
बहुत सवाल थे। तो उन्होंने कहा तू ऐसा कर, चटाई बिछा, चल हमारे साथ, 3 हो जाएंगे हम, अब थोड़ा सा रुतबा बढ़ जाएगा भाई, 3 लोग आए हैं बात करने के लिए। इसलिए वो अब उसे भी साथ लेकर सीधा बढ़ चले ऊपर की तरफ। जब वो ऊपर पहुंच गए ना, ऊपर जाकर देखने लगे, बार बार ना जो साइड में रेलिंग होती है, रेलिंग के पास जाकर नीचे देख रहे थे, भाई कौन सा वाला कमरा हमारा है, ये वो वाला कमरा, उसके ऊपर वाला, ठीक है तो वो नंबर वाला होगा ना। तो ऐसे वो देखते गए, क्योंकि नंबर ऊपर वाले फ्लोर पर ना किसी दरवाजे पर नहीं लगे हुए थे। ऐसे करते करते तीनों देखते देखते वहाँ पर पहुँचे। एक तो ऊपर बहुत ज़्यादा अंधेरा, अब यहाँ पर कई जगह ना छोटे छोटे पौधे जैसे कोने में निकले हुए, शायद यहाँ पर किसी ने कमरा लिया हुआ ही नहीं था। एक कमरा था जो शुरू में सीढ़ियों के पास था, इधर वाला ये कमरा लिया हुआ, अब आगे वाला कोई कमरा किसी ने नहीं लिया हुआ, पूरी तरह से खाली था ये। इसके बाद कुछ लड़के दिखे जो सीढ़ियों से इसके भी ऊपर जा रहे थे, शायद वो छत की तरफ, वो टंकी के पास बैठकर जो तारों को देखने वाले होते हैं, जो आशिक होते हैं, वो जा रहे होंगे। यहाँ फ्लोर में कोई नहीं, और रात को जब अंधेरा हो, हॉस्टल हो, पुरानी जगह हो, कई जगह काली काई सी लगी हुई हो, सीलन सी हो, पौधे निकले हुए, डरावना एहसास हो रहा। भाई रोहित और नीरज तो एक दूसरे की तरफ देख रहे, उन्हें लग रहा भाई यहाँ कोई पकड़ तो नहीं लेगा, भूत वूत, भाई कितना अंधेरा है। अब वो जो लड़का था वो कह रहा भैया जल्दी कीजिए, नींद आई है, मुझे चटाई पर जाकर सोना है। अब वो टेंशन में, बहुत ज़्यादा टेंशन उनके दिमाग पर चढ़ी हुई, बहुत ज़्यादा फिक्र कि भाई उससे बात करें, अब सीनियर होंगे, गुस्सा करेंगे, यहाँ बड़ी अजीब सी जगह है, डर भी लग रहा है। और वो लड़का बार बार भैया जल्दी कीजिए, मुझे सोना है, भैया जल्दी कीजिए। वो गुस्सा कर रहे, यार हमारा कमरा है, जब हम कहेंगे तभी सोएगा ना, चुपचाप हमारे साथ चल। ऐसे करते करते वो उस कमरे तक पहुँचे, और जैसे ही वो उस कमरे तक पहुँचे भैया, वहाँ लगा हुआ ताला। अब ताला बाहर से लगा हुआ था, वो चमकदार ताला, ऐसा लग रहा था नया ताला हो, लेकिन अब ताला लगा हुआ है, अंदर तो कोई है नहीं। जो खींचने की आवाज़ कुछ समय पहले आई वो यहाँ कैसे आई? हो सकता है ये कमरे में जो हो वो ताला लगाकर चला गया। अब बात थोड़ी ना कर सकते हैं ऐसे, फिर कभी आएंगे, जल्दी से, पहले तो डरे हुए थे, जल्दी से वहाँ से खिसके। जैसे ही वो नीचे पहुँचे, अब उन्होंने लॉक खोला अपने उस कमरे का। जैसे ही वो लॉक खोलकर कमरे के अंदर गए, वहाँ उनका जो कमरा था ना वो थोड़ा बड़ा था, और ऊपर बीच में एक ही पंखा लगा हुआ, इसलिए हवा लेने के लिए जो दोनों ने बेड लगाए थे ना बीच में लगाए थे, और इस तरफ वो बीच में चटाई बिछा दिया करता था, 3 इस तरह। अब पंखे के नीचे कुर्सी पड़ी हुई। अब जब वो यहाँ से गए थे ना, कुर्सियाँ तो वो एक तरफ एक के बीच एक फंसाकर प्लास्टिक की कुर्सी कोने में रख दिया करते थे। जब कोई आया हुआ यहाँ होगा, परिवार वाले आएंगे तो वो इस कुर्सी पर बिठाएंगे, ऐसा सोचा हुआ था उन्होंने। वो कुर्सी किसी ने कोने से एक निकाल कर जैसे बीच में रख दी थी। अब ये ताला उनका पर्सनल था, चाबी भी उन्हीं के पास थी, कोई कॉपी नहीं थी। कमरे में कोई आकर कैसे गया, उस कुर्सी को बीच में रख कर कैसे चला गया? दोनों हैरान थे। और वो लड़का जब दरवाज़ा खुला ना, उसने जल्दी से कुर्सी को एक साइड किया, अब चटाई थोड़ी आगे की तरफ की और लेट गया। और वो कहने लगा भैया यहाँ कुर्सी मत रखिए, यहाँ तो मैंने चटाई बिछाई थी ना। अब वो सोच रहे कि इसने तो ये किया नहीं, ये तो हमारे साथ बाहर गया, अब ये साला, इससे कौन सी फिक्र है, इसका कौन सा यहाँ पर सामान है, ये तो चटाई लेकर आ जाता है। यहाँ कुर्सी किसने रखी? रोहित, नीरज एक दूसरे की तरफ देख रहे घबराए हुए, कोई हमारे कमरे में आकर गया। ये तो फिक्र की बात है ना भाई, बिना ताला खोले कमरे के अंदर कैसे आ गया? इसके बाद वो चेक करने लगे, खिड़की की रेलिंग चेक की, दरवाज़ा चेक किया, भाई दरवाज़ा किसी ने पेच तो नहीं खोले, तो नट बोल्ट तो नहीं खोले, अंदर कैसे आया, पूरी तरह चेक किया, अंदर आने का कोई रास्ता नहीं। फिर वो घबरा गए, ऐसा कैसे हो सकता है? इसके बाद वो लेट गए कि भाई अब क्या करें, चलो कोई बात नहीं, कल देखेंगे जो भी देखना है। अब अगले दिन वो जो काई थी वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हुई थी। उन्होंने नीचे जाकर लगभग 9 बजे कंप्लेंट की, तब तक वो क्वार्टर पीकर नीचे पड़े हुए मुस्कुरा रहे। इन्होंने कहा भाई काई आ गई है, ऊपर आवाज़ ठीक करवाओ, ऊपर कौन है उसका नंबर दो, कुछ बताओ। वो मुस्कुरा रहे, हो जाएगा काम, हो जाएगा काम। इन्हें लगा भाई ये तो पूरी तरह से टुन्न है, अब क्या करें, खुद करना होगा। रोहित, नीरज जैसे ही अपने कमरे में पहुंचे, बाहर लड़का वो ताले के पास ऐसे चटाई लेके खड़ा हुआ, भैया आ जाऊं अंदर। वो इतना ज़्यादा चिढ़े हुए थे, वो उसे पीट कर भगाना चाहते थे, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि ये सीनियर तो है भाई, इसकी जान पहचान ना हो, वहाँ से तो आ गया, हो सकता है इसका जो रूममेट है हमें ना पीट दे। उन्होंने कहा भाग जाए यहाँ से, वो भाग नहीं रहा, भैया भैया सोने दीजिए, ऐसे मिन्नतें करने लगा। तो इन्हें तरस आ गया और फिर ये कहने लगे चल हमारे साथ, अब ऊपर जाना है, फिर से बात करनी है। आज तो ऊपर होगा ना वो, आज कोई भी हॉस्टल से बाहर नहीं है, कोई नागिन डांस नीचे नहीं होने वाला। आज थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, इसीलिए नीचे थोड़ा पानी भरा हुआ है, तो बीच में नागिन डांस कैंसिल, अब सब अपने कमरे में होंगे।
वहाँ ज़्यादातर अपने कमरे में थे, लाइट जल रही, तो ऊपर जो भी होगा बाहर भी नहीं हो सकता, कमरे में ही होगा। इस तरह वो तीनों ऊपर तक गए। अब ऊपर छत पर जाने वाला भी कोई नहीं। अब बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। बिल्कुल खाली हॉस्टल का 4th फ्लोर। चलते चलते उस कमरे तक, वो कमरा था बंद, ताला लगा हुआ। अब उस ताले को देखकर जो नीरज और रोहित सोचने लगे, भाई ये ताला तो कल भी ऐसा था, आज भी ऐसा है। अगर कोई रह रहा है तो भाई ताला खुला हुआ होना चाहिए ना। और ये जो ताला है बिल्कुल वैसा है, बाकी कमरों में भी ऐसा लगाया हुआ है। बाकी कमरे भी गंदे से लग रहे हैं, ये भी थोड़ा गंदा सा लग रहा है। यहाँ कोई रहता भी है? रोहित ने कहा, रहता होगा ना, आवाज़ करता है, रहता तो होगा। इस तरह वो बातें करने लगे। अब करें तो क्या करें भाई, ये तो ताला लगा के निकल जाता है रात को, पता नहीं भाग जाता है हॉस्टल से, खिसक जाता है गर्लफ्रेंड को मिलने के लिए, क्या करता होगा। फिर वो नीचे आ गए अपने कमरे में। उसके बाद जैसे ही उन्होंने ताला खोला, अब जो चटाई लेकर वो था ना उनके साथ आए, वो तो कमरे के अंदर गया ही नहीं था, चटाई तो उसने पकड़ी हुई थी। जैसे ही उन्होंने लॉक खोला, वो कुर्सी पंखे के नीचे बीच में, ये देखते ही वो घबरा गए। भाई कोई हमारे कमरे में आता है, कोई हमारे कमरे में आता है और हमें पता तक नहीं चलता, ये कैसे हो सकता है। वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। और इसके बाद वहाँ बैठकर वो सोचने लगे, अब करें तो करें क्या। अब जो सीनियर हैं हमारे वो अच्छे हैं, ठीक है, मदद तो करेंगे, वो कुछ ना कुछ मदद तो करेंगे ना, ऊपर वाले कमरे में जाएंगे। तो वो जो चटाई वाला लड़का था ना, उसने कहा मैं तो भैया यहीं सोऊंगा, मैं नहीं आने वाला। उन्होंने 2 बार लात मारी, चल हमारे साथ, अब सीनियर से बात करनी है, अब सोना है तो हमारे साथ चलना है। उसने कहा नहीं भैया, मैं तो यहीं सोने वाला हूँ, भैया बहुत ज़्यादा थका हुआ, आज नींद आई। उन्होंने कहा क्या यार, कुछ उठा के ना ले जाए। तो उन्होंने सोचा कि भाई बाहर से ताला लगा जाएंगे, अब अंदर है ना, अंदर से बाहर तो जा नहीं पाएगा, तो जब हम वापस आएंगे चेक करेंगे, इसकी जेब चेक करेंगे, कुछ उठाया तो नहीं, फिर जाने देंगे इसे। इसके बाद उन्होंने उसे अंदर कर दिया, चटाई पर वो लेटा हुआ था, बाहर से ताला लगा के नीचे आ गए सीनियर से बात करने के लिए। जैसे ही वो ग्राउंड फ्लोर वाले वो रूम्स में पहुंचे, पीछे कुछ लड़के थे जो 2-3 एक ही कमरे में काफ़ी ज़्यादा मस्ती किया करते थे। वो सीनियर थे जो 2 बार फेल हो चुके थे, बहुत ज़्यादा सीनियर थे, अब भी कॉलेज में पढ़ रहे थे, अमीरज़ादे थे, और वही सबसे अच्छे भी थे, मस्ती बहुत ज़्यादा किया करते, रैगिंग भी किया करते, दोस्ती भी सबसे बहुत जल्दी कर लेते थे। तो वो उनके पास गए, दरवाज़ा खटखटाया और उन्हें देखकर वो पहले तो खुश कि आ जाओ, नागिन डांस करते हैं। उन्होंने कहा नहीं भैया, बहुत परेशानी है, अगर आप हमारी मदद कर दे तो। उन्होंने बिठाया और पूछा हाँ बताओ परेशानी क्या है। उन्होंने कहा भैया हमारे जो ऊपर सीनियर है ना, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं भैया, कई बार कंप्लेंट कर दी, अब ऊपर जाते हैं तो ताला लगा हुआ होता है, अब वहाँ आवाज़ें भी बहुत ज़्यादा आती हैं, तो हम सो नहीं पाते। उन्होंने कहा वो भूतिया कमरा तो नहीं? एक कमरा ना ऊपर वाला है, भूतिया कमरा है, हमने भी बस सुना है, पिछली बार जब हम दूसरे हॉस्टल में थे ना, यहाँ नहीं थे, वो दूसरी वाली बिल्डिंग वहाँ पर था, तो सुना था यहाँ एक भूतिया कमरा है जहाँ भूत नज़र आता है, आवाज़ें सुनती है, कोई नज़र आता है। उनकी सिट्टी पिट्टी गुल। उन्होंने कहा भैया अब तो कुछ करो, हमें पता करना है, सच में भूतिया कमरा है, हमें उससे छुटकारा दिलाओ। वो सीनियर उनके साथ आए अब वार्डन के पास। वार्डन वो टुन्न हुए, ठीक है, वो तो मुस्कुरा रहे। इसके बाद जो सीनियर थे ना, उन्हें पता था नहीं याद कुछ नहीं रहता। एक ने उठा लिया एक लंबा सा फट्टा, जो घुमा के उसके सर पे मारा ना, 1 मिनट में उतर गई। उसके बाद वो कहने लगा कि तुमने मारा क्यों, तुम्हें यहाँ हॉस्टल से बाहर निकाल देंगे। और वो सीनियर ना पूरी तरह से मैच्योर था। कहाँ मारा भैया, हमने थोड़े ना मारा, आपने पी हुई तो नहीं, आपने पी हुई तो नहीं। तो वो घबराने लगा, नहीं मैंने नहीं पी। उन्होंने कहा भैया तो मैंने नहीं मारा, मैंने मारा ही नहीं, देखो सबूत, इतने ज़्यादा लोग हैं, मैंने मारा नहीं। अब उसने उतार दी थी और वो कह भी नहीं सकता था कि इसने मारा है, क्योंकि बाद में बात आएगी कि पी हुई तो नहीं। उसने कहा अगर आपने पी हुई तो खतरा हो सकता है। तो वो समझ गया कि ये चालाक है। उसने कहा तो क्या काम है, जल्दी बताओ, क्यों आए हो यहाँ। उन्होंने कहा भाई ऊपर वाले कमरे का पता करना है, रजिस्टर निकालो, कौन है ऊपर, हमें पता करना है। अब वो वार्डन और सुपरवाइज़र पहले मान नहीं रहे थे। वो सीनियर था भी अमीर, था भी अड़ियल, काफ़ी दिमाग वाला। उसने रजिस्टर निकलवाया, पता किया कि ऊपर कौन है, पता लगा कोई नहीं है। उन्होंने कहा आवाज़ें आती हैं। अब वो सीनियर कहने लगे पता तो लगा के रहेंगे, भूतिया कमरा हो जो भी हो, पता तो हम लगा के रहेंगे। तो उन्होंने चाबी ले ली ऊपर वाले कमरे की, सीधा पहुंच गए 4th फ्लोर, लॉक खोला, दरवाज़ा खोला। उसके बाद जैसा जैसा उन्होंने बताया कि यहाँ पानी भरा हुआ है, सीलन आती है, दरवाज़ा खोला, पूरी तरह से सफाई, मिट्टी थी लेकिन पानी नहीं था। यानी जैसे कुछ बेड थे, कपड़ा डाला हुआ, कपड़ा हटाया, अब बेड पर भी थोड़ा
मिट्टी आई हुई थी जो नीचे से दरवाजे के आ जाती है या खिड़कियों की छोटे से छेद से आ जाती है, उतनी मिट्टी आई हुई थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी, पूरी तरह से बाकी सफाई थी। पानी का तो नामो निशान नहीं था, ना बाथरूम में पानी का नामो निशान, ना यहाँ घिसटने के कोई निशान, यहाँ तो कुछ हिला हुआ ही नहीं था। और जो मिट्टी थी ना, उस पर जब उन्होंने पैर रखा ज़मीन पर, ज़्यादा मिट्टी नहीं थी लेकिन पैरों के निशान छप रहे थे। अब 2-3 लोग ऐसे आगे गए, पैरों के निशान छपे, उन्हें साफ समझ में आ गया, भाई ये घसीटा हुआ कुछ होता ना तो यहाँ आवाज़ आती है तुम्हें नीचे तो कुछ लाइन बजी हुई होती ना, मिट्टी हटी हुई होती, पता चल जाता। बाथरूम में बिल्कुल पानी नहीं था, साफ सुथरा पूरी तरह से बाथरूम था, बस मिट्टी थी थोड़ी सी, पानी का नामो निशान नहीं, सीलन तो ज़रा भी नहीं थी। तो वो कहने लगे भैया नीचे देखो हमारी सीलन कितनी ज़्यादा है, आपको मैं दिखाता हूँ। इसके बाद वो उनके साथ गए नीचे। अब वो सीनियर उनके कमरे में गए, उन्होंने लगाया हुआ ताला, वो ताला खोलने लगे और सीनियर पूछने लगे किसी और का कमरा तो नहीं खोल रहे, ताला क्यों लगाया हुआ है? उन्होंने कहा भैया अंदर वो लड़का है जो चटाई लेकर आ जाता है, कहता है कि कोई है उसका साथी जो सिगरेट पीता है, उससे एलर्जी है, इसलिए हमारे यहाँ आकर सोता है। उन्होंने कहा ठीक है। जैसे ही उन्होंने ताला खोला, दरवाज़ा खोला, उनके होश उड़ गए थे। नीचे चटाई, उसके ऊपर कुर्सी, कुर्सी के ऊपर वो लड़का, गले में फांसी का फंदा पंखे से लटका हुआ। जब उन्होंने ये देखा ना, चीखों की आवाज़ पूरे हॉस्टल में गूंजने लगी थी। वो सीनियर थे, अकड़ू थे, लेकिन डरे हुए ऐसे भाग रहे नीचे, वैसे ही भाग रहे नीचे रोहित और नीरज। वो आगे आगे भाग रहे, वो पीछे पीछे। भाई ये डर गए, हमारी क्या औकात है। नीचे भागकर नीचे भाई उस लड़के ने फांसी का फंदा लगा लिया। उसके बाद जो वो वार्डन थे, वो जो सुपरवाइज़र था उनकी तो उतर गई कि पंगा तो बड़ा हो गया, अब पिया हुआ है क्वार्टर तो बाकी भी यहाँ पर आएंगे। फिर वहाँ कुछ टीचर्स को बुलाया गया, जो हॉस्टल के और कर्मचारी थे वहाँ मौजूद नहीं थे, दिन के वक्त होते थे, उन्हें बुलाया गया। ऐसे कुछ भीड़ लगी हुई, ऊपर फांसी का फंदा लगाया हुआ है। जैसे ही वो उस कमरे तक पहुँचे, ना तो वहाँ चटाई थी, कुर्सी बीच में पड़ी थी और ऊपर वाला पंखा हिल रहा, ऐसे हिल रहा। वहाँ करीबन 15 से 20 लोग थे जिन्होंने वहाँ खड़े होकर उस पंखे को देखा था। वो पंखा हिल रहा था, वहाँ फांसी का फंदा, वो लड़का मौजूद ही नहीं था। इसके बाद वो कई लड़के थे जो वहाँ आकर उस पंखे को देख रहे थे, हिलता हुआ पंखा, कह रहे कि भूत है, उस कमरे में भूत है। ऐसा शोर शराबा बहुत मचा था। उसके बाद जब फाइल्स निकाली गई, कोई ऐसा लड़का वहाँ था ही नहीं जो नाटा था, जिसकी शक्ल मिलती हो। लेकिन जब फाइल्स को और ज़्यादा खंगाला गया तब पता लगा पिछले साल की वो घटना, जब एक लड़के ने फांसी का फंदा लगाया था यहाँ। उसके बाद सभी के कमरे चेंज कर दिए गए थे ताकि किसी को ये डर ना लगे कि भूतिया है। लेकिन इन लड़कों ने वही वाला कमरा लिया था। भूतिया कमरा उसके ऊपर वाला नहीं, वो वाला कमरा था। और वो लड़का जो चटाई लेकर आता था ना, वो प्रेत आत्मा थी। 1 साल पहले जो मर चुका था ना, वही लड़का था। उसकी तस्वीर देखकर रोहित और नीरज के पांव तले ज़मीन खिसक गई थी। उनके रोंगटे खड़े हो गए, वो समझ नहीं पा रहे थे। उन्हें लग रहा था ऊपर वाला भूतिया कमरा है भाई, वो तो वैसे ही लड़का आ जाता है चटाई से सोने के लिए। अब उन्हें पता लगा कि पिछले साल उसने आत्महत्या की थी। उसके कमरे में उसके जो साथी था उसने बहुत ज़्यादा परेशान किया था, कोई रैगिंग वैगिंग की होगी कुछ, तो वो यहाँ इस कमरे में आया, यहाँ आकर उसने फांसी का फंदा लगाया था। ये बात बार बार याद करके वो बहुत डरते और उन्होंने बाद में नीचे वाला कमरा ले लिया, भीड़ के बीच में। ऊपर वाला वो कमरा और वो फ्लोर के कई कमरे उन्होंने बंद कर दिए। इसके बाद वो कमरे में सीलन, बार बार कई बार वो कमरा खोला जाता तो वो सीलन नज़र आती, काले रंग की वो सीलन, और पानी की बूंद टपकती हुई वो बाथरूम में। बार बार पानी की बूंद टपकती, ऊपर से कुछ लीकेज नहीं थी, तुड़वाया गया, दीवार को तुड़वाया गया, पाइप बिल्कुल सही। पानी कहाँ से आ रहा था किसी को पता नहीं चला, वो कमरे बंद ही रखे गए। और नीरज और रोहित 1 साल वहाँ पर मौजूद रहे, हॉस्टल में रहे। वो ऊपर कभी गए ही नहीं और उन्हें दोबारा कभी डर लगा नहीं। सीनियर काफ़ी अच्छे थे, उनके दिन काफ़ी अच्छे गुजरे और ये भूतिया घटना को याद करके वो बहुत ज़्यादा डरते थे। और सबसे ज़्यादा डर उन्हें ये लगता था कि जो वो सोच रहे थे वो भूतिया घटना उससे ज़्यादा अजीब थी। वो लड़का भूत था जो उनके पास आता था और घटना शायद उस कमरे में सबसे ज़्यादा होती थी। दोस्तों आप बताइए, अगर आप ऐसी जगह पर होते तो आप क्या करते? क्या आपको एक पल के लिए भी समझ में आता कि वो लड़का भूत है भाई, चटाई लेकर आ गया, भैया सो जाऊं? आप क्या करते? कमेंट्स में ज़रूर बताइए।
और आपको ये कहानी कैसी लगी वो भी बताइए। अगर आपको ऐसी ही हॉस्टल की डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद है तो मेरे पास कई लोगों की भेजी हुई ऐसी ही सच्ची घटनाएं मौजूद हैं। मैं उस पर आपके लिए अलग से डिटेल्ड कहानियाँ लेकर ज़रूर आऊँगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें यार। लाइक करो तभी रेकमेंड होगी, तभी ये वीडियो ज़्यादा चलेगी। जब वीडियो पर व्यूज़ ज़्यादा आएंगी तो मैं और भी अच्छी वीडियो बना पाऊँगा। कुछ सपोर्ट आपकी तरफ से भी चाहिए, बाकी मैं आपके लिए काम तो करता ही रहूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।